So, good morning, everyone. Today, I am going to teach a very interesting topic, that is the special theory of relativity. Uh, मुझे ये पर्सनली ये बहुत टॉपिक मेरा पसंदीदा है और मैं आज इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये इसमें स्पेशल क्या, व्हाट इज़ द स्पेशल थियरी। सो हम लोग सब लोग जानते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की बात हम लोग करते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटिव इन द वर्ल्ड। इट वाज सेड बाय द आइंस्टीन दैट इस संसार में सब कुछ जो है वो रिलेटिव है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिलेटिव। हम इसमें स्पेशल केस क्या है अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम अगर ये मान लें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ये एस है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ये ले लें जो जिसको हम कहें एस प्राइम है, ठीक है, और ये अगर ये फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है, इट मीन्स कि ये जो है वो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इट इज़ हियर दिस वेलोसिटी इज ज़ीरो और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो दो दो तरीके से हो सकता है। अब ये जो मूविंग फ्रेम है ये तो हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो या फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेट कर रही हो। तो इन द स्पेशल केस in special case we are dealing with only if v is equal to 0 or a constant. So here this meaning of a special is we are considering only the case where the velocity is either 0 or it is constant. We are not considering the accelerated frame of reference in this case. That is why it is named as a special theory of relativity. So now coming to the in the history back, in 1905 Einstein has given a very important postulates which which is a revolution in the field of this electromagnetic field. And before that we are going to study little bit about the relative motion. Okay, so earlier it was thought when the Frank Hertz has invented the साउंड वेव्स एंड ही हैज़ एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड कि हाँ साउंड वेव जो है वो मैकेनिकली कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। और उन्होंने ये कहा कि साउंड वेव जो कि एक मैकेनिकल वेव है इसको मीडियम में प्रोपेगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो क्या इट रिक्वायर्स मीडियम, रिक्वायर मीडियम। सो क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या इसको भी मीडियम की जरूरत होती है? देन द पीपल थॉट यस, फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट आल्सो रिक्वायर एक मीडियम एंड उस समय उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक मीडियम की कल्पना की जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं ईथर। लोगों ने कहा कि हमारा जो ये यूनिवर्स है वो ईथर नाम के एक मीडियम से वो फुलफिल्ड है और हम लोग जो भी स्टडी करते हैं अपने इस यूनिवर्स में वो विद रिस्पेक्ट टू ईथर ही करते हैं। सपोज करिए अगर आपको अर्थ की अपनी वेलोसिटी निकालनी है तो अर्थ जो है, अर्थ का पूरा सराउंडिंग क्या है आपका ईथर मीडियम से फुलफिल्ड है। अब ईथर क्या है? ये ईथर जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये परफेक्टली इलास्टिक भी है और इसमें सफिशिएंट जो है वो रिजिडिटी भी है। तो ये जो मीडियम लोगों ने प्रपोज किया ईथर, ये अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी था, ठीक है। और कंट्राडिक्टरी इसलिए था कि उन्होंने कहा कि एक ईथर जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट है और इलास्टिक है और रिजिडिटी भी है। अब एक कोई चीज़ जो है वो इलास्टिक भी हो और रिजिडिटी भी हो, ये अपने आप में कंट्राडिक्शन शो करता है। तो इनिशियली जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट था ईथर को लेकर के वो दैट वाज द डिनाइड एंड देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट
done by the Michelson and Morley. Let me Michelson and Morley एक्सपेरिमेंट। उन्होंने माइकेलसन मोरली ने इस ईथर के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से अर्थ की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईथर मीडियम कैलकुलेट करने के लिए पूरा अपना एक्सप्लेनेशन दिया। और फाइनली मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ डिटेल्स में इसके डेरिवेशन में, बट मैं इनका आउटकम लिखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इनको क्या मिला। ओके, सो इन्होंने ये कहा कि नहीं, नो सच ईथर मीडियम इज प्रेजेंट। ऐसा कोई मीडियम जो है ईथर का वो प्रेजेंट नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम अर्थ की वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस ईथर कॉन्सेप्ट को जो है माइकेलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट में डिनाई किया गया, बट इसके पीछे जो प्रॉपर रीज़न था कि आखिर ऐसे क्या वजह हो सकती है कि ये क्यों डिनाई किया गया, या अर्थ की वेलोसिटी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे निकाल पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये देने में सक्षम नहीं हो पाए। बट जब 1905 में आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट्स दिए, अब हम उसका जिक्र करेंगे आइंस्टीन पोस्टुलेट्स की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन केस में। आइंस्टीन पोस्टुलेट्स, आइंस्टीन पोस्टुलेट्स जो है उन्होंने ये कहा, उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिए, मैं दोनों को लिखना चाहता हूँ। एक ये कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन ईच inertial frame of reference. Inertial frame of reference means वो frame of reference जो law of inertia फॉलो करता है। इन्होंने पहला पोस्टुलेट दिया कि फिजिक्स के जितने भी नियम हैं वो सारे फ्रेम्स में या तो वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के हो, या फिर एक कांस्टेंट या वेलोसिटी जीरो हो, यानी कि जो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें फिजिक्स के नियम सब में एक समान लगेंगे। एंड सेकेंड वन इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए यूनिक फिजिकल क्वांटिटी। इनको ये कहना था, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आइदर इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इट इज आल्सो कांस्टेंट इन all inertial frame of reference. कहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर c है, जो कि हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो या तो फ्रेम अगर रुका हुआ हो या फ्रेम की कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, किसी भी केस में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमेशा c ही रहेगी। c में ना तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इट्स एन यूनिक वेलोसिटी। और इन्हीं पोस्टुलेट्स की वजह से जितने भी रिलेटिविटी के जो कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी क्लियर हुई, और जाके सारे जो फिजिक्स के नियम हैं वो सही से जो है इसमें इम्प्लीमेंट हुए। और हमने ये देखा कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो उसमें फिजिक्स के सारे नियम इक्वली वेल अप्लीकेबल हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें जाके क्लियर हुई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, इन्हें दोनों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो है बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे मास हुआ, वेलोसिटी हुआ, मोमेंटम हुआ, एनर्जी हुआ, ये कैसे अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में कैसे वेरी करते हैं, क्या इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप रिवीजन कर लें, हम लोग अगले लेक्चर में इस पर बातचीत करेंगे। थैंक यू ऑल।